उन्होंने बताया कि एक 14 साल की लड़की है और दलित समुदाय की ऐसे लड़की है वो, और वो गायब है 3 हफ्तों से, 3 वीक से उसका कुछ पता नहीं है। और जब उसकी माँ पुलिस स्टेशन लेकर गई वो केस, और उसने नाम दिया कि मुझे लगता है दानिश अंसारी के साथ वो लड़की भाग गई है, तो पुलिस ने कहा कि इसको कम्युनल मत बनाइए। निकाह पढ़वा दिया, निकाह पढ़वाने की बहुत जल्दी करी, और बीफ की भी उसने बातें बताई। ये भी बहुत कॉमन एक पैटर्न देखने में आता है कि भाई बीफ खिला देना, काऊ का मीट अरेंज करके उसको खिला देना, तो उससे क्या होता है कि वो पूरा कन्वर्जन हो जाता है, आपका पुराना रिलीजन छूट जाता है, ऐसा ये लोग कहकर बताते हैं। उसका सबसे पहले नाम बदलवाना, और जिस भी मस्जिद में ये काम हुआ है वहां पे झूठा एज लिखवाना, यानी 18 साल लिखवा देना, और वो आराम से मौलवी ने भी लिख दिया, कोई कागज नहीं देखे। और ऐसा कौन सोचता है कि ऐसा कोई ट्रैप कर रहा होगा आपके खिलाफ। कहते हैं मेरे को तो, मतलब जब हम उसके घर में गई तब ऐसा माहौल अलग अलग सा लगा, तब पता चला इसका तो रिलीजन अलग था। और ऐसा सिर्फ लड़कियों ने ही नहीं कहा है, ऐसा तो लड़कों के भी केसेस आए हैं, हिंदू लड़कों के, कि उन्होंने शादी करी लड़की से, उन्हें नहीं पता चला था कि वो दूसरे रिलीजन की है। लव जिहाद के केसेस हैं, और आपने इसको कवर करना शुरू किया 2013 से। तो आपका ये यहाँ 17-18 से 17-18 से योर जर्नलिस्टिक करियर स्टार्टेड फ्रॉम 2013, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। हाँ, बट आई वाजंट रियली कवरिंग ऑल दिस, एंड So टाइम्स ऑफ what इंडिया took में you, तो उस वक्त ऐसी कोई खबर छा भी नहीं सकती थी। तो आपको इस तरफ आने का जो है क्या पुल था, क्या अट्रैक्शन था? लव जिहाद तो उस टाइम पे लोग मानते, अभी भी कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं, ये कंस्ट्रक्ट है, ये एक मिथ है, दीज आर ऑल इंटरफेथ मैरिजेस दैट गो रॉन्ग। तो आपको यहाँ पे जाने के, आपने तो 100 से ऊपर केसेस डॉक्यूमेंट करे हैं, एंड इवन इन द कोर्ट यू हैव प्रेजेंटेड, सो यू हैव Yes. now made it into a documented data driven statistic that yes, these are cases of fraud marriages and religious conversion, जो आपका लैंडमार्क वर्क रहा है। सो व्हाट टुक यू ऑन दिस रोड टू डिस्कवर दैट देयर इज समथिंग लाइक लव जिहाद? जी, thanks Tanya for like asking me that. I'm very passionate about that cause because तो मैंने स्टार्ट किया था करना, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। I mean, I just got a case. I really didn't believe it because I had come from that mindset कि ये तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती रहती हैं, बट आई सॉ इट विद एन ओपन माइंड। ये 2018 की एक्चुअली बात है, और उससे पहले ऐसे केसेस मैंने किए नहीं थे क्योंकि मैं बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीजें कवर किया करती थी। जैसे मैं कम्युनिटी इश्यूज या म्युनिसिपैलिटी एजुकेशन, इस टाइप की चीजें मैं कवर करती थी, बिकॉज जर्नलिज्म के करियर में आप सब तरीके की बीट्स वगैरह करते हैं। सुल्तानपुरी दिल्ली में एक जगह थी, एक अग्निवीर, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट वो संजीव नेवर ने ही फाउंड की थी। इसी तरीके उसी केस से हम संपर्क में आए थे एक दूसरे के। तो मुझे उन्होंने बताया कि एक 14 साल की लड़की है और दलित समुदाय की ऐसे लड़की है वो, और वो गायब है 3 हफ्तों से, 3 वीक से उसका कुछ पता नहीं है। और जब उसकी माँ पुलिस स्टेशन लेकर गई वो केस, और उसने नाम दिया कि मुझे लगता है दानिश अंसारी के साथ वो लड़की भाग गई है, तो पुलिस ने कहा कि इसको कम्युनल मत बनाइए। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी। मैंने उस केस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसकी लड़की के परिवार से मिली। एक काफी गरीब परिवार है दिल्ली उसका, और मैंने देखा कि वो अकेला एक हिंदू परिवार था, पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो दूसरी कम्युनिटी का है, और दानिश जो है उनके घर के सामने ही रहता था। फिर बात किया तो मुझे बहुत शॉकिंग एक बात पता चली। जो दोनों बहनें थी उस बच्ची की जो भागी थी, उन्होंने मुझे बताया, वो उन्होंने मुझे बताया कि दानिश उनको भी पटा रहा था, उनको भी उसने भागने के लिए कहा था, लेकिन जो लड़की पहले भाग गई वो उसको लेकर भाग गया। फिर और वो तीनों ही नाबालिग थी, एक 17 साल की, एक 14 साल की, और एक 16 साल की। ठीक है, फिर जब ये थोड़ा केस एक्सप्लोर किया तो हमने क्या किया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, हम वहां पर एक केस ले गए, क्योंकि हमको पता था कि पुलिस नहीं कोऑपरेट कर रही है। पुलिस इसको सिर्फ एक किडनैपिंग का मामला देख रही थी, और किडनैपिंग को भी छोड़कर वो कहते हैं इलोपिंग का मामला है। फिर हमने वहां, जब हम शेड्यूल कास्ट कमीशन में गए तो उन्होंने फिर कोर्ट नोटिस भेजे पुलिस को। तो आपको पता है वहां के पुलिस चीफ ने, उस एरिया जोन के पुलिस चीफ ने, कुरुवल्ली शायद उनका नाम था, मेरी रिपोर्ट में मेंशन है वो, उन्होंने ये जवाब दिया कि इट्स नॉट अ केस ऑफ किडनैपिंग, इट्स अ केस ऑफ इलोपिंग। तो उसको नेशनल कमीशन ने वापस लिखा, हाउ कैन यू कॉल इट अ केस ऑफ इलोपिंग व्हेन द गर्ल इज अ माइनर। एक नाबालिग को भी आप इलोपिंग का नाम दे रहे हो, इसको ढूंढो। फिर आपको पता है ये बहुत बैक एंड फोर्थ चला था, मैंने रिपोर्ट्स लिखी, कमीशन ने नोटिस भेजे, तो प्रेशर पड़ा पुलिस के ऊपर,
पुलिस ने पहली बार इसको जेन्युइन एक पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन, वो जो होता है ना, जो चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं, और एक शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया उसके ऊपर, और किडनैपिंग का केस लगाया। क्योंकि माँ तो ये कह रही है ना कि किडनैप्ड है, इलोपिंग की कहाँ से, आप कैसे कह सकते हो इलोप्ड है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि वो खुद से भागी, और भागी भी है तो वो तो माइनर है। जब ऐसा करके बहुत कुछ हुआ तो 3 हफ्तों के बाद, मैं एक्चुअली भूल रही हूँ कि 3 महीने या 3 हफ्ते, आई थिंक वो 3 महीने था, क्योंकि वो 2018 मैंने केस किया था। उसके बाद जब पुलिस एक्शन में आई तो उन्होंने 3 शहरों में पुलिस टीम भेजी उसको ढूंढने के लिए, यूपी के 3 शहरों में, एक बिजनौर भी था उसमें। ये देखिए कि क्योंकि जहां जहां उनको पुलिस के कॉल के रिकॉर्ड्स मिले वहां वहां पर भेजा, लेकिन ये बिना डंडे के नहीं काम करा उन्होंने। जब वो सुप्रीम उसका कमीशन का डंडा पड़ा तभी इन्होंने किया। इधर मैं रिपोर्ट पे रिपोर्ट लिखे जा रही थी। जब वो लड़की मिली है चंडीगढ़ से, क्योंकि तब तक उसे चंडीगढ़ लेकर चला गया था, फिर लड़की रिकवर हुई, नाबालिग थी, उसका बोन टेस्ट भी कराया, बोन टेस्ट में भी वो नाबालिग ही निकली, सब कुछ हुआ। फिर मैं उस लड़की से मिली और उसके पेरेंट्स से फिर मिली। उस बच्ची ने सब बताया कि उसने मुझे मतलब पहले पटाया, मुझे गिफ्ट्स वगैरह देता था, और वो आदमी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। दानिश अंसारी 32 साल का आदमी है, उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। तो मैंने कहा बेटा आप क्यों गए, तब उसकी शादी हो चुकी थी। उसने कहा कि उसने कहा कि वो उसे छोड़ देगा, वो मुझसे ही बस प्यार करता है। ये सब फिल्में देख देख कर सीखते होंगे। मुझे बहुत मतलब ये सब फिर बातें हुई। फिर उसने बताया कि उसने निकाह निकाह पढ़वा दिया, निकाह पढ़वाने की बहुत जल्दी करी, और बीफ की भी उसने बातें बताई। ये भी बहुत कॉमन एक पैटर्न देखने में आता है कि भाई बीफ खिला देना, काऊ का मीट अरेंज करके उसको खिला देना, तो उससे क्या होता है कि वो पूरा कन्वर्जन हो जाता है, आपका पुराना रिलीजन छूट जाता है, ऐसा ये लोग कहकर बताते हैं। और लड़की अगर खाना भी नहीं चाहती, क्योंकि कई केस में क्या होता है कि वेजिटेरियन लड़कियां होती हैं, वो कुछ भी खाने से मना करती हैं, उनको चिकन भी दोगे वो भी नहीं खाएंगी, तो क्या करते हैं कि ग्रेवी बना देते हैं, जैसे सब्जी सी होती है ना, और उसके एक चम्मच खिला देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये एक रिचुअल है, आपको मीट नहीं खानी पड़ेगी, बस आप ये ग्रेवी पी लो। ऐसा भी देखने में आता है कई केसेस में। लेकिन ये एक तरीके से एक मार्कर है, एक इसेंशियल कंडीशन है कि ये आपका हो जाएगा। फिर ये सब हुआ, फिर हमने इसके रिपोर्ट्स वगैरह देखी, तब मैंने इस पैटर्न को एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर पहले तो मैंने ना सीरीज ऑफ वो केसेस किए जिसमें माइनर लड़कियां भागी थी, उनके पेरेंट्स ने अक्यूज किया था। तो फिर सारे यही पैटर्न्स निकलने पर आए कि लड़की स्कूल से ही भाग गई, 18 साल से कम की थी, और उसको जाकर सब, और अधिकतर केसेस में वो पहले से शादीशुदा था, और उसको जाते ही उसका सबसे पहले नाम बदलवाना, और जिस भी मस्जिद में ये काम हुआ है वहां पे झूठा एज लिखवाना, यानी 18 साल लिखवा देना, और वो आराम से मौलवी ने भी लिख दिया, कोई कागज नहीं देखे, वो लिख दिया। और अच्छा ये क्या करते हैं कि आधार कार्ड पे एज चेंज करवा देते हैं, कई परिवार ये भी काम करते हैं कि आधार कार्ड पे एज बढ़वा के लिखवाते हैं, ठीक है। फिर ये वाला भी काम, मतलब इस तरीके से शादियां बड़े आराम से। और हर केस में पता है क्या देखने को मिला कि 17 तारीख को कन्वर्जन का पेपर तैयार हुआ है कि मेरा नाम पहले अनीता था और अब आफरीन हो गया, ठीक है, सब उर्दू में रहता है। और जो लड़की होती है उसको पता भी नहीं होता वो साइन किस पर कर रही है, सब तो उर्दू में लिखा रहता है, उसे बस कह देते हैं कि भाई इस पे साइन कर दो, ठीक है, और आज से आपका नाम आफरीन है, ठीक है आफरीन है, आपका नाम अस्मा है, ठीक है अस्मा है। उसके अगले ही दिन निकाह का जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मैंने यही देखा कि 17 साल का कन्वर्जन सर्टिफिकेट और 18 साल का निकाहनामा भी उसमें रहता है उर्दू में, और उसमें भी बस उसे साइन करना होता है कि बस हमारी शादी हो गई, हमारा निकाह पढ़ लिया गया, और एक आध कोई आ जाता है कुछ और हाँ, और साथ में बीफ खिलाने की रस्म मैंने बहुत सारे केसेस में देखी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने पैटर्न देखा, केस के बाद ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। और शेड्यूल कास्ट कमीशन ने एनआईए को और होम मिनिस्ट्री को एक लेटर भी लिखा था, जिसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट की थी कि अगर आपको ऐसी नाबालिग बच्चियों के किडनैप होने की खबर मिले तो आप लोकल मस्जिद में भी पता करवाइए, किडनैप जो अक्यूज्ड है, कि कहीं वहीं से तो कोई लिंक नहीं है इस बात का। और ये भी देखिए कि उसके अकाउंट में कोई फ्रेश कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन, ये सब मतलब लिखा है। देखिए कोई मीडिया ने रिपोर्ट भी नहीं किया, जबकि एक तरीके से सरकारी डॉक्यूमेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन लोग इसको मिस कर दिए। उस वक्त लोग करते नहीं थे। जब 2020 नवंबर में यूपी ने वो लॉ लाया ना, एंटी फोर्स कन्वर्जन लॉ, जिसको लव जिहाद लॉ भी लूजली बोला जाता है, तब मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना स्टार्ट किया है। उससे पहले मीडिया इसको रिपोर्ट करता नहीं था ऐसे केसेस को। अब तो ये खुला कर लव जिहाद का नाम लेके करते हैं, लेकिन पहले नहीं करते थे। और ये लव जिहाद टर्म का मैं बता दूं तान्या कि ये टर्म
कम से कम 10 साल पुराना है, ये केरला से स्टार्ट हुआ था। केरला में जब ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे कि जब वहां की क्रिश्चियन लड़कियों को, और हिंदू भी लड़कियां थी, उनको इस तरह फंसाकर, कन्वर्ट कराकर, और बहुत सारी लड़कियां जिहाद में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस्लामिक देश का हिस्सा बनने के लिए अफगानिस्तान भी चले गई थी। इनफैक्ट अभी तो कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं ना, कि कुछ तीन केसेस हैं, ऐसी लड़कियां थी, इसमें दो हिंदू, एक क्रिश्चियन लड़की थी। तो वो जब इस तरीके से चले गई थी अफगानिस्तान में और इराक में, तो वहां से अब वो वापस आना चाहती हैं, तो लेकिन यहाँ की सरकार उनको वापस नहीं देना चाह रही। तो वो कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली हुई है, उन लड़कियों की माओ ने, कि भाई मदर्स ने, कि हमको मतलब उनको वापस आने दें। तो ये सब कोर्ट के मामले भी चल रहे हैं। लेकिन जब ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाई देने लग गए, तो वो केरला हाई कोर्ट में भी गए ऐसे केसेस, कि आप इसकी जांच करवाइए, हाई लेवल प्रोब करवाइए, सिर्फ लोकल पुलिस स्टेशन तक नहीं। तब लोकल पुलिस स्टेशन ने तब लव जिहाद, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने वो टर्म दिया था कि लव जिहाद हो रहा है। लव मतलब लव का बहाना देके जिहाद, कन्वर्जन कराया जा रहा है, उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, इस तरीके से। और ये जो शब्द है, ये कोई हिंदू कम्युनिटी अकेला नहीं यूज करती। जब कश्मीर में एक ऐसा केस आया था जिसमें कि एक सिख लड़की थी, और वो भी इस तरीके से किसी उसने मतलब कन्वर्ट किया था और घर से भाग करके शादी की थी, तो वहां की सिख ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट निकाला था, स्ट्रीट प्रोटेस्ट। तो उन्होंने लव जिहाद का नाम लेके निकाला था कि लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो। तब उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर में भी वही लॉ आना चाहिए जो यूपी में आया हुआ है। और ऐसे ही सिख जैसे कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने तो बार बार वो प्रोटेस्ट निकालते रहते हैं केरला और कर्नाटक में कि लव जिहाद के अगेंस्ट। हिंदू कम्युनिटी करती, तो जैन कम्युनिटी ने भी किया हुआ है। गुजरात में जैन समुदाय के लोगों ने स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमारी लड़कियों को इस तरीके से ट्रैप करके कन्वर्ट कराया जा रहा है, घर से भगाया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे मैंने अभी रिसेंटली कवर किया था, आदिवासी समाज ने भी किया है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी लव जिहाद का शब्द यूज करके ही वो प्रोटेस्ट किया था। पारसी कम्युनिटी ने आजादी से पहले, जब वो रट्टी बाई का जो केस था, जो जिन्ना से उन्होंने शादी करी थी, वो 16 साल की थी, जिन्ना 40 साल के थे, और जिन्ना की पेरेंट्स से शादी भी हो चुकी थी। तब पारसी प्रेस में भी ये चीज बहुत लिखी थी। तब लव जिहाद का नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने ये लिखा था कि लड़कियों को कन्वर्ट किया कराया जा रहा है शादी के नाम पर, प्यार के नाम पर। तो ऐसे बहुत कम्युनिटीज ने इस शब्द का यूज किया है, और बहुत कम्युनिटीज ने इसके खिलाफ बोला है, प्रोटेस्ट निकाले हैं। तो जब ये यूपी में ये लॉ आया है, तो इसका बहुत कम्युनिटीज यूज कर भी रही है, मतलब काफी। और क्योंकि उसकी डिमांड थी, क्योंकि उसकी एक नीड थी, इसलिए बहुत स्टेट्स उसकी बात निकाल भी रही हैं। बल्कि हरियाणा में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप क्यों नहीं इसको कर रहे हो, क्योंकि वहां निकिता तोमर जैसे केसेस हो चुके हैं। तो 26 अक्टूबर, यानी बस 5 दिन रह गए हैं उसकी एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी को। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता तोमर को जब गोली मारी गई थी हरियाणा में, तो उसके परिवार ने एक पूरा बैनर लगाया था अपने घर के सामने कि निकिता तोमर किल्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू कन्वर्ट टू इस्लाम बाय तौसीफ। तौसीफ नाम के लड़के ने उसको गोली मारी थी। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स बात कह रहे हैं, लड़कियां खुद। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना कि पहले मैं माइनर लड़कियों के केस पे किया करती थी, लेकिन जब मैंने बाद में देखा कि बहुत सारी बालिग लड़कियां हैं, बहुत सारी 18+ लड़कियां हैं जो ये सब स्टोरी सुनाना चाहती हैं, आप उनके साथ क्या हुआ। फिर मैंने उनके ऊपर कवरेज करना शुरू करा, उनकी बात सुनी, उन्होंने जो लिखा FIR में, अपने स्टेटमेंट पे, वो सब छापना शुरू किया। तो वो सब, उन्होंने सबका पैटर्न दिखाई देता है कि पहले उसने अपना नाम छुपाया, हमको अपना ही समुदाय का बताया, कई बार अपनी कास्ट का भी बताया, और फिर हमको पटाया। और जब काफी रिलेशनशिप में आगे निकल गए, और हाँ, इन सब केसेस में एक बहुत कॉमन पैटर्न देखने में आता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते वक्त उसने वीडियो बनाई, बाद में ब्लैकमेल भी किया उसको यूज करके। कुछ पैटर्न जो सब केसेस में दिखाई देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब में, वो है नाम छुपा के फंसाना, गाय का मांस या गाय के मांस की ग्रेवी खिलाना कन्वर्जन कराने के लिए, और ऑब्वियसली कन्वर्ट करना, मतलब एज एन पुराने जो अपना रिलीजन से जुड़े हुए जो भी कस्टम्स थे उन सबको छोड़ देना, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर करना कि वो सब नहीं होता है। वो सब इसमें पैटर्न में देखने में आते रहे। तो जब ऐसा हुआ तो फिर उन सबसे लड़कियों से बात करी, बहुत सारे केसेस आए। इसमें एक महिला थी, नीतू यादव बागपत यूपी की महिला है। उसने केस किया था अकरम कुरैशी के ऊपर। उसने कहा, पहले तो उसने नाम अपना अक्ष बताया, फिर इसने रिलेशनशिप बनाया, फिर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, और मुझसे ये कहता रहा कि हाँ हम करेंगे शादी, अभी करेंगे शादी। तो उसके बाद फिर उसने एक दिन बताया कि नहीं, मैं एक्चुअली अक्ष नहीं हूँ, अकरम हूँ।
तो फिर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को चलेगा। अच्छा, उस लड़की ने बड़ी अजीब सी बात करी, नीतू यादव ने कहा कि मैंने सोचा कि जैसे जोधा बाई अकबर के साथ रही थी मैं भी रह लूंगी। ये सब देखिए, ये फिल्मों से ही आ रहा है ना ये सब चीजें भी। लेकिन जोधा बाई अकबर की तो कहानी एज एन लाइक इट्स अ फिक्शनल टेल दैट इज सर्व्ड ओनली फॉर प्रोपेगेंडा। जो लोग जोधाबाई अकबर की कहानी मानते हैं वो ये भी मानते होंगे कि वो ऋतिक रोशन जैसा दिखता होगा अकबर, है ना, जबकि अकबर का बुक्स में जो वर्णन होता है इट्स नॉट ऑफ अ हैंडसम मैन एट ऑल। सो इस तरीके सो फिर उसने कहा कि चलो मैंने आपकी तुम्हारी ये भी कंडीशन मान ली, ठीक है तुम इकरम हो, कोई बात नहीं। तो उसने निकाहनामा और कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे साइन करवा दिया। नीतू उसमें भी खुश थी कि चलो, खुश भी नहीं थी लेकिन ये था कि एक्सेप्ट कर लिया उसने। पर जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसे ये पता चला कि अकरम पहले से शादीशुदा है, यहाँ तक कि उसकी पहली वाइफ प्रेग्नेंट है। देन नीतू लॉस्ट इट। शी सेड अब तो मतलब धोखा ही हुआ जा रहा है, अब तो आई हैव नथिंग इन दिस रिलेशनशिप। एंड शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड शी फाइल्ड अ कंप्लेंट। क्योंकि वो 1 महीने पहले उसने फाइल की थी लव जिहाद लॉ आने से पहले, इसीलिए उसमें वो वाला प्रोविजन नहीं रखा गया। लेकिन एक बहुत दुख की बात यह है कि नीतू ने पिछले साल सुसाइड कर लिया, पिछले साल ने इस साल। मैं कॉन्स्टेंटली उसके टच में थी, हमने उसे काफी एस्टेब्लिश करने में हेल्प भी किया था अपनी संस्था के द्वारा, बट फॉर रीजंस आई डू नॉट नो। और मैंने उससे 1 हफ्ते पहले ही बात की थी कि जी कैसी हो नीतू। उसने कहा था ठीक है, उसकी बच्ची है जो हुई थी ना। अकरम जेल में ही था, अभी वो जेल नहीं, अभी जेल में नहीं है, अभी तो बाहर वापस आ गया वो। तो शी कमिटेड सुइसाइड एंड पुलिस ने भी उसका कोई दिया नहीं मोटिव वगैरह। खैर ये सब बहुत ट्रेजेडिक केसेस आए हैं और हम बहुत सारी महिलाओं की तरह मदद भी करते हैं, क्योंकि ऐसी महिलाएं जब ऐसा डिसीजन लेती हैं कि ओके वी विल कम आउट ऑफ दिस अब्यूजिव मैरिज वेयर वी विल ट्रैप्ड ओनली फॉर कन्वर्जन, तो जब उनके लिए स्टेप लेना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके पेरेंट्स अधिकतर केसेस में उनको छोड़ चुके होते कि हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तब वो बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती है। तो इन सम केसेस वी हैव हेल्प देम स्टार्ट अ न्यू लाइफ। Thank you so much, Swati ji. You mentioned about these ladies knowing that बीच में इनको पता चला कि ये मुस्लिम है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो शादी के बाद इनको पता चलता है कि ये मुस्लिम है। Have you seen that pattern also in many cases? हाँ, और ताने मैं ये भी बता दूंगी कि when I saw those cases, मतलब when I approached those cases, I was very skeptic। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बहुत शक थे, जैसे आप सबको होंगे, जैसे सब लोगों को होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। I was definitely very skeptic, but of course I'm not anti-woman, you know, I would like to hear the woman, and I do not believe that, and like women in general will concoct such tales, because it's always difficult for a woman to file those cases unless she's a money swindler, you know, unless she's like a, जैसे कोई कई बार केसेस आते हैं ना कि सीरियल केसेस वो फाइल करती है रेप के पैसे ऐंठने के लिए, वो वाले केसेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उनकी बात कर रही हूँ जो मतलब एक्चुअली उनकी कंडीशन देख के मुझे लगता है कि उसने केस जब से फाइल करा है तब से उसने मुसीबत ही मोल ली है अपने ऊपर। जब मैंने उसको पाया तो ऐसे बहुत सारे केसेस निकले, नो डाउट, कि उसको बाद में पता चला। और जब मैं उनसे पूछा कि भाई तुमको ऐसा कभी बात नहीं हुई रिलीजन की ये सब, तो उसने कहा दीदी क्यों होगी। उसने नाम बताया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसा कौन सोचता है कि ऐसा कोई ट्रैप कर रहा होगा आपके खिलाफ। कहते हैं मेरे को तो मतलब जब हम उसके घर में गई तब ऐसा माहौल अलग अलग सा लगा, तब पता चला इसका तो रिलीजन अलग था। और ऐसा सिर्फ लड़कियों ने नहीं कहा है, ऐसा तो लड़कों के भी केसेस आए हैं, हिंदू लड़कों के, कि उन्होंने शादी करी लड़की से, उन्हें नहीं पता चला था कि वो दूसरे रिलीजन की है, लेकिन बाद में पता चला कि उसका एक परिवार है। अभी मैंने पीछे किया, वो दलित समाज का लड़का है, उसका मतलब आदमी है, 30 साल से ऊपर का है। तो उसने एक्यूजेशन लगाया है कि जब मैंने अपनी वाइफ से शादी की थी तो मुझे पता था कि वो ऑर्फन है, लेकिन अचानक से कई सालों के बाद, 11 साल के बाद पता चला कि नहीं वो ऑर्फन नहीं है, वो मुस्लिम समुदाय की लड़की है। उस बात से उसे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसके जब परिवार वापस पिक्चर में आया, भाई हो सकता है वो लड़की भाग गई हो अपने घर से ना किसी कारण से, और हो सकता है फिर इन्होंने शादी कर ली हो, लेकिन जब वो अपने परिवार के दोबारा संपर्क में आई तो उन्होंने इस लड़के के ऊपर, इस आदमी के ऊपर कन्वर्जन करने का बेहद दबाव बनाया कि अब हो गई है शादी, अब क्या करें, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन अब आपको तो नाम और अपना धर्म बदलना ही पड़ेगा। और वो आदमी एकदम मारा मारा फिर रहा है इस वक्त, क्योंकि वो अपने घर जा नहीं सकता, अपने बच्चों से वो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका पूरा परिवार इकट्ठा है। हम उसकी भी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें क्या करें, हमको भी समझ में नहीं आता।
क्योंकि इसमें कोर्ट में इंटरवीन करेंगे तो महिला कह देगी कि नहीं मुझे नहीं रहना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं। ये फैमिली कोर्ट का भी मतलब ये क्रिमिनल केस है कि ये फैमिली कोर्ट का केस है, ये भी अभी तक पक्का नहीं है। पुलिस ने उसके शिकायत के ऊपर ये केसेस लगा दिए हैं, फोर्स कन्वर्जन का एक्ट भी लगा दिया है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी लगा दिया है, लेकिन इसके बियॉन्ड हमें भी नहीं पता क्या होगा। थैंक यू स्वाति जी। ये आपने बोला ये वो विक्टिम्स हैं जो निकल चुके हैं एंड दे आर बीइंग रिहैबिलिटेटेड। What about those cases where you see them being buried, burned, cut with head cut off, सर तन से जुदा सूटकेस में? आपने देखे हैं ऐसे केसेस? कैन यू नेम वन और टू? बहुत केसेस किए हैं। ये मेरा एक्चुअली तीसरा फेज था रिपोर्टिंग का, कि जब मैंने पहले माइनर लड़कियों की किडनैपिंग काफी की थी और पैटर्न पता चला, काफी केसेस पता चला, बहुत आंख खुली, बहुत एकदम दिमाग खराब हुआ। उसके बाद मैंने वो केसेस करने शुरू किए जिसमें एक नाबालिग महिला, एडल्ट वुमन मतलब अपनी कहानी सुना रही है, किस तरीके से मुझे ट्रैप किया गया वगैरह किया गया, और अब मैं थक चुकी हूँ, मैं केस फाइल करना चाहती हूँ। फिर एक तीसरा फेज आया मेरा रिपोर्टिंग का, जैसे मैंने उन केसेस को पिक करना शुरू किया जो मुझे चारों तरफ से आने लग गए थे, कि ये महिला को मतलब इसने इंटरफेथ मैरिज की थी, ये इसको मार दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया। मतलब कितने केसेस हुए हैं। नैना कौर को इसलिए मारा उसके शादी के 2 दिन पहले क्योंकि वो किसी और से शादी कर रही थी। तो निकिता तोमर को इसलिए मारा क्योंकि वो मान नहीं रही थी शादी के लिए। तो वर्षा रघुवंशी आगरा की एक लड़की है, उसने भागकर शादी करी थी, 8 महीने के अंदर अंदर उसने अपने आप को फांसी लगा ली। अब फांसी लगाई कि मारा ये पुलिस ने आज तक बताया नहीं है, लेकिन मर्डर चार्जेस लगाए थे, मर्डर का केस बनाया था उसके पति के ऊपर, इसलिए हम मर्डर कह सकते हैं फिलहाल के लिए। चार्जशीट मुझे पता नहीं फाइल हुई है कि नहीं। तो बाकी बॉम्बे में मतलब इतने सारे केसेस सुनने में आए हैं। तो और ये एक शमशाद और प्रिया का एक बड़ा घिनौना और फेमस केस है। प्रिया, उसकी एक बच्ची भी थी पिछली शादी से, स्कूल में जाती हुई कशिश, उसने शमशाद के साथ रिलेशनशिप मतलब लिव इन रिलेशनशिप में हो गई वो। दरअसल उसकी भी कहानी ये है कि अमित गुज्जर नाम के आईडी से शमशाद ने अपना फेसबुक आईडी बनाया हुआ था, उससे उसने अप्रोच किया था प्रिया को। ये सब बातें प्रिया की एक फ्रेंड है चंचल, उसने मीडिया को बताई थी, पुलिस को भी। ठीक है, तो उसने अप्रोच किया, उनका फिर रिलेशनशिप बना, फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए, और अचानक से प्रिया और कशिश गायब हो गए, नो ट्रेस। कोविड का टाइम था 2020 मार्च में। तो चंचल जो उसकी फ्रेंड थी वो बस उसी को ही पड़ी थी कि भाई कहाँ है मेरी फ्रेंड, कहाँ है मेरी फ्रेंड, क्योंकि प्रिया का अपने परिवार से कोई संपर्क था नहीं, और लोग भी कोविड में सब लोग घर पे बैठे हुए थे, किसी को ज्यादा पड़ी नहीं थी ना। उसकी जो लड़की है कशिश, उसके स्कूल ने भी नहीं पूछा कि कहाँ है, क्योंकि कोविड में सभी घर पे थे। तो तुम आपको पता है तानिया, जुलाई में चंचल के कहने पर पुलिस जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि शमशाद ने अपने ही घर में गाड़ के उनको मार के गाड़ा हुआ था, अपने ही रूम में। उसकी पूरी फुटेज रिलीज हुई थी। पुलिस घर में घुस रही है, ड्राइंग रूम बेडरूम में जा रही है, बेड हटा रही है और खोद रही है, तो वहां दो कंकाल मिलते हैं, 2 स्केलेटन्स। तो ये सब ऐसे केसेस है। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग केस एकता जसवाल का भी आया था। एकता जसवाल लुधियाना की लड़की है, बल्कि लुधियाना की भी नहीं है, वो कांगड़ा की है, हिमाचल में कांगड़ा। लुधियाना में तो सिर्फ उसका एक परिवार ही है। तो वहां से वो भागी थी कांगड़ा से एक सादिक नाम के लड़के के संग, जो कि यूपी का है। तो भागने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसको मार दिया। मतलब जो भी वो घर से लाई थी, ज्वेलरी और कैश, वो सब तो रख लिया, उसको मार के जमीन में गाड़ दिया। ये केस का खुलासा 1 साल बाद किया था मेरठ पुलिस ने। ये जो हमको लाश मिली थी तब 1 साल पहले, कि अब हम बता रहे हैं आपको कि एकता जसवाल की थी। ऐसे ऐसे केसेस मतलब मैंने कवर किए। तो और आपको पता है ये जो लड़का है सादिक, इसको 7 महीने में बेल मिल गई। इसने तो अपना फास्ट फूड का बिजनेस भी खोल लिया मेरठ में, मतलब काम करता है वो। ये टाइप के और ये सारे केसेस में वो बता रही हूँ, जिसमें लव जिहाद लॉ भी तब तक आया नहीं था, क्योंकि मतलब ये वो केसेस है जब भागे थे तब नहीं आया था। तो बहुत डिस्टर्बिंग केसेस मर्डर्स के, इन सब के कवर किए हुए हैं। आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। मतलब मैं अपने ट्विटर फीड पे भी लिखती रहती हूँ, मतलब रोज का ये केस कहीं ना कहीं से ऐसा निकल कर आ जाता है। थैंक यू स्वाति। मेरे पास बस एक सवाल है दैट आई वुड लाइक टू आस्क कि इसमें हैव यू फाउंड अ पैटर्न ऑफ फंडिंग
फ्रॉम वेयर इज दिस फंडिंग कमिंग? क्योंकि अभी यूपी में एक मदरसा के जो मौलाना है वो पकड़े गए थे, एटीएस ने पकड़ा था कि उनके टेररिस्ट से लिंक है, एंड ही वाज रनिंग अ लव जिहाद फैक्ट्री, ही वाज ट्रेनिंग यंग बॉयज टू ट्रैप हिंदू गर्ल्स, और वो पूरा जो है उन्होंने कबूला भी है। तो इसमें मदरसा, मॉस्क, ये पॉलिटिशियंस, ये फंडिंग आई थिंक शायद हलाल इकोनॉमी में कहीं कंट्रीब्यूट करता ही होगा इसको, पर आपने कुछ देखा है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है इन सब चीजों के लिए? देखिए तानिया, पिछले साल जब एंटी टेररिज्म स्क्वाड यूपी पुलिस ने बहुत सारी रेड्स की थी और बहुत सारी अरेस्ट भी की थी, जिसमें कलीम सिद्दीकी को भी अरेस्ट किया था, उमर गौतम को भी अरेस्ट किया था, इन सब में पुलिस ने ऐसे खुलासे किए ही थे कि ऐसी बहुत दावा ऑर्गेनाइजेशंस ये लोग चला रहे थे। देखिए ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ये कहकर कि दे आर दावा सेंटर्स। दावा का मैंने आपको अभी लिटरल मीनिंग बताया भी था कि वैसे वो होता है इनविटेशन टू इस्लाम, लेकिन इन रियलिटी में सारे काम किए जाते हैं कन्वर्शन के लिए, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रंट होती हैं, वो ये कहती है कि हम प्रचार का काम करते हैं, जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन प्रचार का काम करती है, इस्कॉन भी प्रचार का काम करता है ना, कन्वर्ट कराने के लिए। कन्वर्ट मतलब हरे राम, वो हरे कृष्णा रामा कृष्णा उसमें, ठीक है। लेकिन उनकी कभी ऐसे वाले टैक्टिक्स नहीं आप देखेंगे। लेकिन दावा ऑर्गेनाइजेशन में जब एटीएस ने ऐसे बहुत सारे खुलासे किए थे, ये प्रीचिंग के नाम पर ये सारे वो काम करा रहे हैं फोर्स कन्वर्जन वाले, यानी महिलाओं को फंसाकर शादी करने वाले भी केस उसमें बहुत सारे थे। उसमें कई लड़के, इसमें दलित लड़के भी शामिल थे, उन्होंने टेस्टिमनीज दी थी जिसको पुलिस ने रिलीज भी किया था, जिनसे मैंने भी बात की है कि हमको प्रलोभन दिया गया, झूठ बोला गया, हमको हेल फायर का डर दिखाया गया कि अगर आप नहीं कन्वर्ट करोगे तो आप मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए दोजख की आग में जलोगे। ऐसे ऐसे भी लोग सुनकर कन्वर्ट हो गए कि यार ऐसा ना हो कि मतलब अच्छा हुआ हमको बता दिया, है ना, नहीं बताते तो हो सकता है हम जलते रहते। ऐसी ऐसी बातें सुनकर भी किया जाता है। कलीम सिद्दीकी इनमें बहुत आगे एक आदमी था, बल्कि वो अरेस्ट हुआ था तो हम लोग तो मतलब कई सालों से उनके ऊपर काम कर, संजीव नेवर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनका कच्चा चिट्टा बहुत पहले खोल चुके थे। बहुत सालों से लोग बता रहे थे कि वार्न कर रहे थे एजेंसीज को। तो कलीम सिद्दीकी की तो ऐसी वीडियोस हैं, मैंने बहुत शेयर की हुई हैं, इसमें वो कह रहा है कि हम जब कन्वर्ट कराते हैं तो सबसे कॉमन, हमारा जो सबसे इफेक्टिव वे है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि आप दोजख का डर दिखाकर हम लोग कन्वर्ट कराते हैं। तो फिर जब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बस्ट की थी पुलिस ने, तो उसमें बहुत सारे पैसे का भी वो निकला था, इनका करोड़ों की फंडिंग इनको आई हुई थी अजीब अजीब सोर्सेस से, और उसका वो ब्यौरा नहीं दे पा रहे थे, कैश भी बहुत सारा निकला था। तो वी हैव ऑल द रीजन टू बिलीव दैट दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आर वेल फंडेड। ये तो यूपी एटीएस ने कहा ही है, उसको किसी ने रिफ्यूट भी नहीं किया। ये सब चीजें होती हैं। महिलाएं भी हमको ऐसी चीजें तो कई बार बताती हैं कि वैसे तो वो कमाता कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास पैसे तो रहते थे। मतलब वैसे तो कुछ भी नहीं कमाता था, लेकिन बाइक पे भी घूमता था, बड़ी बड़ी ऐसी चीजें बताते हैं। हम उन चीजों में अधिकतर नहीं जाते बिकॉज वी मोस्टली राइट द विक्टिम साइड, ओके। लेकिन पुलिस ने जहां अपना काम, हमारा काम है वार्न करना कि एक पैटर्न है, और बाकी सब चीजें हैं कि भाई कितनी कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या ये खो रहा है, ये पुलिस जब करती है तो उन्हीं के पास वो पावर है वो पता करने की, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कहाँ से इस तरीके से आ रहा है। स्वाति जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरा आखिरी सवाल है कि ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ ये लेकर आए हैं यूपी में, इसमें क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर दैट यू सी फॉर दिस? ओके तानिया, देखिए प्रो ये है कि इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स एक्नॉलेजिंग दैट women or people in general are trapped through fraud or coercion into conversion। ये एक एक्नॉलेजमेंट है इस बात का। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि क्या ये पूरी तरीके से पूरा है ये करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिनको करना है उनको बहुत सारे लूप होल्स लॉज के मालूम है। पहला लूप होल, हिंदू महिला तो शादी कर सकती है लीगली 18 साल की उम्र में। वैसे मुस्लिम्स के लिए पुबर्टी मतलब जो है वो तो 15 एज एन पुबर्टी हिट करते ही उनके लिए शादी का भी प्रावधान है। तो एक मतलब लॉज में
फर्क है, ठीक है। देखिए खैर मैं आपकी बात कर रही थी कि कौन क्या है। देखिए पहला कौन, माइनर लड़की जब भागती है, माइनर लड़की जब मतलब भगा के ली जाती है, तो वैसे किडनैपिंग का चार्ज लगाती है पुलिस, ठीक है। वो पहले भी था, उस लॉ से पहले भी था। इस लॉ के बाद पेरेंट्स के कहने पर एडिशनल एंटी कन्वर्जन लॉ लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें जो पूरी तरह इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस इमीडिएटली उनको ढूंढ के नहीं लाती है। बहुत सारे केसेस में लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी होती है जब तक पुलिस आती है, और फिर क्या होता है कि फिर कोर्ट भी कह देता है, मतलब फिर कोर्ट क्या होता है कि आप समझ रहे हैं, फिर मतलब पिक्चर बदल जाती है। फिर वो आदमी पॉक्सो के अंदर जाता तो है जेल, लेकिन जब वो आता है तो उससे शादी भी कर लेता है, ठीक है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी पिक्चर में आ जाती है तो लड़की भी, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं उसको कि ये कहने के लिए कि भाई तुम आ जाओ हमारे पास, ठीक है। दूसरा ये कि ब्रेन वॉश जब होती है लड़की, तो चाहे वो 15 नाबालिग ही क्यों ना हो, तो वो ब्रेन वॉश हो चुकी होती है, तो पेरेंट्स से उसको बात करने दिया नहीं जाता है। तो वो अक्सर यही कहती है कि मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ। ऐसे केस में कोर्ट उसको शेल्टर होम भेज देता है, गवर्नमेंट के शेल्टर होम। फिर वो जहां रहती है, फिर वो जब बालिग हो जाती है वो फिर से उसी के साथ ही शादी करती है। और देख तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। और देखिए बाकी ये है कि एक तो मैंने ये देखा है कि पुलिस बहुत सारे केसेस में वो केस वो लगाती ही नहीं है, वो केस ही नहीं लगाती है। अब जैसे मैंने मैंने बहुत सारे केसेस ट्विटर पे शेयर किए हुए हैं, इसमें कि महिला ने साफ साफ आरोप लगाया है कि उसने मेरे को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी। लेकिन पुलिस ने क्या लगाया उसका एक्ट, कॉजिंग हर्ट 323, ठीक है। या फिर इस टाइप के कुछ मतलब बहुत लाइट लाइट केसेस लगा दिए। तो ये वाला जो, क्योंकि पता है क्या होता है तानिया, पुलिस का काम बढ़ जाता है जब आपको एडिशनल आप चार्जेस लगाते हो, तो चार्जशीट में उनके प्रूफ भी देने पड़ते हैं, ठीक है। तो पुलिस का काम बढ़ जाता है। तो बहुत सारे केसेस में ऑफिसर्स भी यही सोचते होंगे कि काम कम ही रखा जाए, स्ट्रेट रखा जाए काम, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रही, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं तो बहुत दुख के साथ ये बात कह रही हूँ कि ऐसा भी होता है। तो मैंने बहुत सारे केसेस में पुलिस नहीं लगाती, कई केसेस में तो हमने लिख लिख कर हम ये कहते हैं कि भाई लगाओ लगाओ लगाओ, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करती हैं पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर कि आप इसमें क्यों नहीं लगा रहे हो, तब जाके पुलिस लगाती है। तो ये सब चीजें हैं। देखो ओवरऑल ऐसा है तानिया कि जो जिस फोर्स से काम हो रहा है ना, पटाने का, कन्वर्जन का, लॉज उसको कैचअप करने के लिए बहुत पीछे होते हैं। क्योंकि अगर इतना ही डर होता इन लॉज का, तो एकदम केस पे स्टॉप आ गया होता ना, ऐसे वाले केसेस पे झूठ बोल के फंसाने वाले। लेकिन किसी चीज पे स्टॉप हम देखते तो नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि ऐसा कोई लॉ है, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि ऐसा कुछ होगा भी। देखिए जब लोग मर्डर भी कर देते हैं ये सोचकर कि क्या होगा, कुछ टाइम जेल में रहेंगे और फिर बेल वेल हो जाएगी, और फिर पुलिस का काम है प्रूव करना कि हमने मारा है, तो फिर ये इसका तो सिर्फ 3 साल का ही तो प्रावधान है इसका जेल का। फोर्स कन्वर्जन का जो सेंटेंस है वो कोई 3 साल का ही तो है। तो इसमें किसको डर है इस बात से। और फिर देखिए ना, सारा काम तो आपका हो ही जाता है, आप पटा भी लेते हो, फिर वो जल्दी से अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर वो आपके पास ही रहती है, कहीं जाती भी नहीं है। तो इस तरीके से मतलब मैं इस तरह कहूंगी कि लूप होल कि टू too small a step for a society as a whole to tackle with this menace which is so big, which is so big that अभी यहाँ पे तो अकेला नहीं है ना, पाकिस्तान में इतनी तेजी से लड़कियों को कभी अबडक्ट करके कभी पटा के किस तरीके से कन्वर्जन हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं। एक लॉ उतना नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा एक रीजन है ट्रैफिकिंग। आप भगा के किसी और शहर में ले जाइए, तो दो एजेंसीज कोऑर्डिनेट भी नहीं करती हैं स्टेट्स की। मतलब अब यूपी पुलिस का, यूपी की कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भागा है कहीं दूर छत्तीसगढ़ या जम्मू में, तो यूपी पुलिस ही जाके उसको पकड़ के लाती है। तो इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग की बहुत बड़ी समस्या है। इसमें कानून प्रियंक कानूनगो जो एनसीपीसीआर के चीफ हैं, उन्होंने भी कई बार ये बात कही है, और मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, उनको कोट भी किया है कि इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग बहुत बड़ी समस्या है जिसको स्टेट्स नहीं हल कर पा रही है। किसी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी के साथ होना चाहिए जैसे सीबीआई, है ना, लेकिन ऐसा कोई अभी है नहीं। इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग को इतना सीरियसली भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर केस में वो स्टेट से बाहर जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और जब तक पकड़े जाते हैं तब तक वो टाइम भी हो चुका होता है।
Thank you so much, Swati ji, for this session and for being so Thank you, patient. Tanya. स्वाति जी के एनजीओ सेवा न्याय उत्थान के मैंने लिंक्स डाले हैं चैट बॉक्स में. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज क्लिक ऑन इट एंड प्लीज सपोर्ट स्वाति जी इन दिस. एंड ऑल्सो हर ट्विटर हैंडल इज देयर जहाँ पे आपको उनके एक्सेलेंट वर्क का अपडेट्स मिलता रहेगा. एंड उनके एनजीओ का तो हमने डाला है, बुक का भी डाला है. प्लीज बाय द बुक, इज जस्ट 101 rupees. And support Swati ji in this endeavor. और स्वाति जी काउ स्मगलिंग और जेम्स ऑफ बॉलीवुड, जो आप बॉलीवुड का बैकबोन आपने जो तोड़ा है जेम्स ऑफ बॉलीवुड के थ्रू, दैट जेम्स ऑफ बॉलीवुड ट्विटर अकाउंट फॉलो करिए. जैसे स्वाति जी ने बोला, द मोटिवेशन she got for it was because of these victims telling her कि मैं जोधा बन जाऊंगी और मैं अकबर की जोधा बन जाऊंगी तो क्या हो जाएगा. You can imagine the impact Bollywood has had on the minds of people, and it is contributing to this, which is actually a shadyantra to make it into an Islamic state, and all this is happening because of that. So प्लीज सपोर्ट स्वाति जी. जेम्स ऑफ बॉलीवुड और अग्निवीर के काम पे तो संजीव नेवर जी का सेशन ऑलरेडी है संगम टॉक्स पे. आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं संगम टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे. संजीव जी के 2 टॉक्स हैं, अग्निवीर के काम पे काउ स्मगलिंग वगैरह कवर्ड है, एंड ऑल्सो ऑन जेम्स ऑफ बॉलीवुड. We have 2 sessions with Sanjeev ji. Please do go and watch them. उसमें स्वाति जी उनके साथ, she is the co-founder and she works together with him. तो स्वाति जी उसके बारे में नहीं पूछेंगे, वो संजीव जी ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है काउ स्मगलिंग और जेम्स ऑफ बॉलीवुड का. So thank you so much. Follow Swati ji. Click on the link for Seva Nyay Uthan, her NGO, where she supports rehabilitation of the victims. And buy the book on Kindle, Hijab, Subjugation Sold as Freedom. Support Swati ji and Sanjeev ji in their endeavor. ये एक यज्ञ है वो कहते हैं, ताकि हम इस चीज को खत्म कर पाए. We have to work together. Thank you so much, Swati ji. We hope to see you again. Thank you so much, Tanya, and everyone who joined. And thank you so much for the support. And इसके साथ मैं भी I humbly say कि संगम Talks is also doing an excellent work. You are doing an excellent work. इतने अच्छे talks इसके ऊपर है, बहुत detailed and very enlightening. So please support Sangam Talks also. Thank you so much, Swati ji. Shubh Ratri, and Shubh Ratri to all our audience members. Namaste. Shubh Ratri to all. Thank you, Tanya. Bye.